नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से योगी जी लगातार मोदी जी को टक्कर दे रहे हैं और जो राजनीति है उत्तर प्रदेश की और केंद्र की, उन दोनों में ही अब मोदी जी का जो मुकाबला है वो करने के लिए योगी जी का कद बड़ा होता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है और भारत में हिंदुत्व की राजनीति का अब वो धीरे धीरे करके मोदी जी को पार करके सबसे बड़ा चेहरा बनते जा रहे हैं। और ये जो हुआ है ये अपने आप नहीं होता है, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मैंने जब वीडियो बनाया था तो आपको थोड़ा बहुत हिंट दिया था, लेकिन आज मैं कुछ जानकारियाँ, कुछ आंकड़े लेकर आया हूँ और आपको बताऊंगा कि किस तरह से दिन रात योगी जी को नेशनल फिगर बनाने के लिए काम किया गया और किस तरह से आज जब कर्नाटक में, जो दक्षिण का राज्य है, वहाँ जब योगी भाषण देने जाते हैं तो मोदी जी की टक्कर पे भीड़ इकट्ठी होती है, कई जगहों पे उनसे भी ज़्यादा। तो सीन क्या है, इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। आपने सोशल मीडिया पर कई चुटकुले अपने पास आते हुए देखे होंगे और उसमें एक कंपैरेटिव फैलेसी होती है, यानी तुलनात्मक तरीके से तार्किक तुलना का तर्क देकर और एक झूठी जानकारी आप तक पहुंचाना या एक झूठ बोलना। तो उसमें क्या होता है, ये जो प्रचार तंत्र में इस तरह की फैलेसीज जो होती हैं, उसमें दो चीज़ों की तुलना की जाती है और स्पष्ट तुलना नहीं की जाती है। आपके सामने सीधे सीधे दो आंकड़े नहीं रखे जाएंगे, वो इतना परसेंट ना, वो कुछ कहावत, मुहावरे, चुटकुले के जरिए। जैसे कि एक चुटकुला आपने अक्सर देखा होगा, बहुत ज़्यादा उसको ट्रेंड कराया गया। जैसे हंसी मजाक में कुछ चुटकुले आपके सामने रख दिए जाते हैं कि शुक्र बनाओ अभी तो मोदी जी से ही पाला पड़ा है, तब ये हाल है। जिस दिन मोदी जी की जगह अगर योगी जी के हाथ में आ गया देश, तो देखना क्या होता है। पार्क में जो बुजुर्ग बैठे होते हैं व्हाट्सएप वाले, उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तर्कों पे बहुत बिलीव होता है। तो अभी संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी और संजय सिंह ने बहुत सारे सवालात उठाए थे और बहुत मुखर होकर बोलते हैं। वैसे ही वो चिल्ला के बोलते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बात कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है मंच पे खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। तो वो बुजुर्ग जो आपस में पार्क में बात कर रहे थे, उनका कहना ये था कि इसको तो योगी के हवाले कर देना चाहिए, संजय सिंह को, इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। यानी योगी जो है ना, एक बहुत ज़्यादा सख्त और शक्तिशाली व्यक्ति है जो मोदी जी से भी कहीं ज़्यादा कट्टर है और किसी भी एंटी हिंदू, एंटी नेशनल एलिमेंट सो कॉल्ड को वो ठिकाने लगा सकता है। ये तर्क आते कहाँ से हैं, ये सोच कहाँ से आती है, विचार कहाँ से आता है? ये विचार आपके और मेरे मन में अपने आप नहीं आता है। जो चुटकुले आपके पास आते हैं वो अपने आप तक नहीं पहुंच जाते हैं। उनको पहले एक साथ कई जगह मशीनों के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक ही दिन में हज़ारों जगह पे फेंका जाता है और उनमें से जो रोचक होते हैं उनको जनता आगे बढ़ाना शुरू कर देती है, तो वो सालों साल तक चलते रहते हैं। यही इसका तरीका है और इसको कहा जाता है ट्रेंड कराना, क्योंकि ट्विटर में जब आप ट्रेंड कराते हैं तो जो टॉप के 10 शब्द या हैशटैग होते हैं उनको कहते हैं कि ये ट्रेंडिंग है। तो जब आप अपनी किसी चीज़ को ट्रेंड कराने चलते हैं तो वो अपने आप ट्रेंड नहीं होती है। मैं कितना भी महान बात लिख दूं, वो ट्विटर पे ट्रेंड नहीं होगी। ट्रेंड जब होगी जब उसको ट्रेंड कराया जाएगा। जैसे कल जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ एक महीने में, तो 1.86 कुछ संख्या थी, उसको ट्रेंड कराया गया। या कोई कर्नाटक इलेक्शन को ट्रेंड कराएगा, या फिर जीतेगा तो मोदी ही, या फिर चौकीदार चोर है। ये सारे नारे जो होते हैं, स्लोगन होते हैं, ये बाकायदा खर्चा करके एक पूरा मशीनरी है, एक पूरा मैकेनिज्म है, उसके ज़रिए पुश किए जाते हैं
और उसके बाद आप लोग चटखारे ले लेके आनंद ले लेकर एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं। तो इनको ट्रेंड कराना भी अपने आप में कला है और इस काम पे लाखों लाखों रुपए खर्च होते हैं। अभी एक उत्तर प्रदेश का एक ऑडियो वायरल हुआ है, फोन पे बात कर रहा है वो एक व्यक्ति, और वो बता रहा है कि भाई योगी जी चाहते हैं कि भाई उनका ट्रेंड कराया जाए और आप ही ट्रेंड करा दो। तो वो कह रहा ना भाई मैं तो नहीं कराऊंगा, और वो मैं तो उनके साथ काम नहीं करूंगा। वो कह रहे मेरी खातिर कर लो, एक टीम बना के काम। बोले नहीं उनको कुछ आता नहीं है, देखो तो अब तुम अलग हो गए तो देखो अब ट्रेंड नहीं हो रहा है, वो तो मुझे मालूम था नहीं होगा, तो तुम मुझसे पैसे ले लो, लाख 1.5 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए कुछ ऑफर कर रहे हैं, अलग से अपनी 2 लड़कों की टीम बना लो, 2-4 लड़कों की, और आप ट्रेंड कराओ। इस तरह से पैसे खर्च करके चीजें ट्रेंड कराई जाती हैं। और इसको ट्रेंड कराने के लिए क्या ट्रेंड कराना है, इसके लिए अलग से रणनीतिकार बैठे होते हैं जो बहुत मोटा मोटा पैसा लेते हैं। योगी जी की इमेज ये भी बताई जा सकती थी कि देखो दलित बस्तियों में जाते हैं और झाड़ू लगाते हैं और टाटपट्टी बिछाते हैं। उनकी इमेज ये भी बनाई जा सकती थी कि राहुल गांधी की तरह सड़कों पे जाते हैं, लोगों से गले मिलते हैं। जैसे राहुल गांधी की इमेज बनाई गई कि वो सड़क पे पैदल पैदल जा रहे हैं, बहुत फिट हैं, युवा हैं, लोगों से गले मिलते हैं, नौजवान उनको बहुत पसंद करते हैं और उनके पास मिलने जाते हैं। वो उधर का प्रचार था, वो भी एक पहले से तय है कि भैया ये इमेज बेची जाएगी और इसी इमेज को बनाना है व्यक्ति की। तो योगी जी की ये इमेज बनाई जाती है कि ये बहादुर आदमी है। हिंदुओं के बारे में समय के साथ में तय हुआ, कट्टर हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी को आज भी 40% से ज़्यादा वोट नहीं मिलते हैं। भारत में हिंदुओं की संख्या उनसे बहुत ज़्यादा है। तो जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम राइटिस्ट आइडियोलॉजी के हिंदू हैं, जिनको लेकर अभी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है, भारत को चिंताजनक स्थिति वाले जो देश हैं उनकी लिस्ट में रखा गया है धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में। तो जो इस तरह के लोग हैं जिनको आप कह सकते हैं कि हिंदुत्व वाले, उन लोगों की एक साइकोलॉजी है। उनको चाहिए कोई लड़ाका। उन्होंने बचपन से राणा सांगा, महारानी लक्ष्मीबाई टाइप की कहानियां सुनी हुई हैं। उनको चाहिए कोई ऐसा आदमी हो जो तलवार लेके निकल पड़े और 100 शत्रुओं का सिर काट के आ जाए, और ऐसी इमेज जो बना लेगा वो हीरो बन जाता है। तो ये हीरो वर्शिपर सोसाइटी है, इन लोगों की पूजा करती है, ऐसे लोगों की। योगी ज़्यादा बड़े और ज़्यादा पराक्रमिक हीरो बन के निकल के आए हैं, खास तौर पे बुलडोजर वाली नीति उसी इमेज को नर्चर कर रही है। बुलडोजर पूरे देश में चलते हैं, लेकिन बुलडोजर का मुहावरा बन जाए। इसी तरह से आप देखेंगे कि ये अतीक वगैरह के एनकाउंटर, खास तौर पर अंडरवर्ल्ड के साथ में, उसके साथ में एक खास धर्म के लोगों को जोड़ना, मैंने आपको बताया था कैसे सारे धर्म वाले मिलकर काम करते हैं उसमें। तो ये एक इमेज बनती है। तो ये इमेज बनती कैसे है? एक चीज़ तो बताई, सोशल मीडिया पे इसकी फंडिंग होती है। इसके अलावा आपका बोलचाल, आपका पहनावा, आपका उठना बैठना, आपकी भाषा और आपके चेहरे की अकड़, स्टाइल, एरोगेंस, या कहें आपका एटीट्यूड जो आपके चेहरे पे दिखता है, स्वैग कह सकते हैं, जेस्चर कह सकते हैं। यानी आपको देखते लगना चाहिए भाई आ गया वीर पराक्रमी टाइप का आदमी। तो उसी तरह से चलना, उसी तरह से बोलना और उसी तरह से उत्तर देना। जैसे कि मोदी जी ने एक संदेश दिया था, मैं टोपी नहीं पहनूंगा, याद कीजिए। तो ये जो परसेप्शन मैनेजमेंट होता है, इसमें लगते हैं पैसे। तो एक तो मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारा पैसा खर्च होता है। इस पैसे में बहुत कम पैसा ऑफिशियली खर्च होता है, बाकी पैसा इधर उधर से, यहाँ वहाँ से बहुत सारा गणित होता है उसमें, उसके ज़रिए पैसे खर्च होते हैं। बहुत सारे लोग शाहपुरिया वायपुरिया वाले टाइप के आते हैं। अभी हम ये जो पैसे का मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे खर्चा होता है, और जो दूसरे बड़े पॉलिटिकल मैनेजमेंट कैसे होते हैं, कौन गुट में कौन कहाँ कैसे आ रहा है, इस पे आऊँगा। इससे पहले हमें ये समझ लेते हैं, अभी इसी को जारी रखते हैं कि मीडिया मैनेजमेंट पे कैसे खर्चा होता है। कुछ तस्वीरें मैं विंडो में चला रहा हूँ और इन तस्वीरों के अंदर आप देखेंगे कि किस तरह से लगातार ये सारे चैनलों का हिसाब किताब है, किस चैनल को उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने पैसे दिए, ये इसमें लिखा हुआ है। और ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है
जो कि आरटीआई से आया। अब आप सोचिए कि जो आंकड़ा आता है वो कहता है कि यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक महीने में 150 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार ने, बीजेपी ने नहीं किए, बीजेपी का हिसाब असंख्य है, वो अलग है, 150 करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च करने का प्लान बनाया है। ये खबर दैनिक भास्कर की, जिसको मैं कोट कर रहा हूं। और उससे पिछले साल प्रचार में 160 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यानी 2 साल में अगर आप इसको देखें तो ये 310 करोड़ रुपए का हिसाब बैठता है, वो खर्च किए गए 2 साल के अंदर 310 करोड़ रुपए। एक पत्रकार हैं दूरदर्शन के, उन्होंने एक आरटीआई डाली थी और उसमें जो सूचना मिली उसमें 2020 और मार्च 2021 के बीच, अप्रैल और मार्च 2021 के बीच 160 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और 2 साल में आधे से ज़्यादा समय इसमें से लॉकडाउन में निकला, यानी जब प्रचार विचार, पोस्टर होर्डिंग नहीं हो रहे थे, अखबारों में भी ना के बराबर प्रचार चल रहा था। नेशनल न्यूज़ चैनल्स को 88 करोड़ रुपए दिए गए, रीजनल न्यूज़ चैनल्स को 71.63 करोड़ रुपए दिए गए। इसके मुकाबले अगर अखिलेश यादव का देखें तो उसने पूरे साल में सिर्फ 85 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अब अगर इसको आगे बढ़ें तो ये जो डाटा है ये कहता है 160.1, पिछले साल ये 150 करोड़ रुपए थे। पहले 7 महीने में योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने 10 करोड़ रुपए किए। टोटल अमाउंट जो योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने खर्च किया वो 320 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है, जिसमें 88 करोड़ नेशनल चैनल्स में खर्च किए गए और रीजनल चैनल पे 71 करोड़ खर्च किए गए। और जबकि इसके मुकाबले अखिलेश यादव ने केवल 85 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अब आप इस खबर में जाएं तो ये कहती है कि किस तरह से अलग अलग जगहों पे प्रचार होता है, विज्ञापन होते हैं, और ये आंकड़ा आपके सामने है। इस आंकड़े से, विज्ञापन के आंकड़े से आगे आप बढ़ेंगे तो आप एक चीज़ और दिखाई देगी आपको, वो ये कि ये पैसे का खर्चा आपकी इमेज, देखिए सरकारी रिकॉर्ड में तो सरकारी नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए है, लेकिन उसमें अब भीम का तस्वीर है, बनारस का कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा है, देव दिवाली हो रही है, और उसके विज्ञापन दूर के राज्यों में भी, अलग अलग राज्यों में जहाँ पे सरकार उत्तर प्रदेश का कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पे भी उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञापन आपको दिखाई देते हैं। उसकी वजह यही है कि एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए खर्चा किया जा रहा है। ये तो हो गया। अब आते हैं राजनीति पे। राजनीति का हाल ये है कि इस तरह से लगातार परसेप्शन पे खर्च किया जा रहा है। दूसरी तरफ मैंने बताया कि एक इमेज डेवलप की जा रही है, और वो इमेज ये है कि योगी जी जो हैं वो सबसे बड़े रक्षक हैं हिंदुओं के। ये एक इमेज बन के आ रही है, और ज़्यादातर लोग जो हिंदूवादी हैं उनसे आप सर्वे करा लीजिएगा, वो ज़्यादातर यही उत्तर देंगे कि हाँ, क्योंकि इसने काम किया इस कैंपेन ने। और इसके बीच में कुछ आपस की, मैंने बताया, तनातनी और लड़ाई झगड़े भी चलते हैं। महाठग कहे जा रहे संजय शेरप्रिया की गिरफ्तारी का मामला हर तरफ था कि उसका ये है, इसके साथ फोटो है, उनके सरसंघ चालक के साथ फोटो, फला के साथ फोटो। हमने भी आपको बताया था कि उसके बारे में क्या क्या प्रोफाइल है उसका। लेकिन जो शुरुआती जांच में सामने आ रही हैं चीज़ें, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक लोन नहीं चुकाया था उनकी कंपनी ने। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति ने कोई फ्रॉड, धोखाधड़ी, काम कराने के लिए पैसे ले लिए हो, नहीं चुकाए हों, वगैरह वगैरह का मामला सामने नहीं आया है। सामने जानकारी आई है तो ये आ रही है लगातार कि वो मोदी और योगी के बहुत करीब थे। दूसरी जानकारी ये आ रही है कि वो गाजीपुर में अपने लिए राजनीतिक संभावनाएं तलाश रहे थे। गाजीपुर जो क्षेत्र है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है, वो योगी जी के भी इंटरेस्ट का क्षेत्र है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं सिन्हा साहब, जिन्हें कभी मनोज सिन्हा जी, जिन्हें कभी योगी जी की तरह, योगी जी की जगह उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था, योगी जी का दम था कि वो बन गए। मनोज सिन्हा की समस्या ये है कि उन्हीं की जाति के, उन्हीं के समाज से, भूमिहार समाज से ये आदमी शेरपुरिया आता है, संजय शेरपुरिया। संजय शेरपुरिया अगर वहाँ पे आके उस जगह पे अपना एक प्रभाव बनाता है उस कम्युनिटी में, तो जो गवर्नर साहब हैं, डिप्टी गवर्नर साहब, उनके लिए संभावनाएं कमज़ोर हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि शेरपुरिया के
वहाँ घुसने और बहुत सारे मैनिपुलेशन दूसरी चीज़ें करने के कारण सीधे सीधे शेरपुरिया पे हाथ डाल दिया गया। अब बड़ा सवाल इस बात का है कि उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं और जिस तरह से उसको फ्रॉड 420 वगैरह कह दिया एसटीएफ ने गिरफ्तार करके, अब उसको साबित करना है। अब एक बड़ा फ्रॉड बनाया है तो उतनी सारी कंप्लेंट भी चाहिए फ्रॉड करे की। जो शुरुआती एफआईआर वगैरह दूसरी चीज़ों के बारे में जो अलग अलग जगहों पर छपा है, बड़ासपुर मीडिया में एक बड़ा अच्छा एनालिसिस छपा है। मीडिया की खबरों के लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप चाहें तो देख सकते हैं उसको। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उनके खिलाफ कोई भी ठोस आरोप ही नहीं है, लेकिन लपेट लिए गए। उधर इनकम टैक्स ने एक दूसरा आदमी है गैलेंट ग्रुप, उसको लपेट लिया, वो योगी जी के नज़दीक माना जाता है। तो ये जो पूरी की पूरी ये जो संदेश देने का काम चल रहा है, ये जो तनातनी चल रही है, ब्रिजभूषण शरण सिंह का जो केस है इसमें क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? इसमें एक्शन नहीं होने के पीछे एक वजह ये भी है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को अगर इस मुसीबत से निकाल लेते हैं, अभी तो सारा का सारा दिल्ली पुलिस के किसके पास है? अमित शाह के पास है, यानी केंद्र सरकार के पास है। तो अगर वो निकाल लेते हैं और ब्रिजभूषण शरण सिंह का मामला ठंडा पड़ जाता है, वो जांच में मैनेज कर लेते हैं और ब्रिजभूषण शरण सिंह को जेल जाने से बचा ले जाते हैं, तो ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर किसका एहसान हो जाएगा? अमित शाह और मोदी का। और ब्रिजभूषण सिंह के अमित शाह और मोदी के खेमे में जाने का मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश में एक क्षत्रिय नेता, एक ठाकुर नेता, बड़े कद का ऐसा होगा जो योगी जी के सामने खड़ा होगा। इस चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इस तरह के बहुत सारे कैलकुलेशन चल रहे हैं और उनके आधार पर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि योगी जी की क्या कर रहे हो? मैंने क्या करो बेटा? तो इन सारी गतिविधियों को अगर आप एनालाइज करें, इनके अंदर की बातें पढ़ें, इनके डॉट्स छोड़ें, तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि किस तरह से तेजी से जो मोदी जी का उत्तराधिकार है वो योगी जी के नाम लिखा जाता दिखाई दे रहा है। नितिन गडकरी बहुत ज़्यादा अपने आप को नंबर 2 की रेस में लाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वो अपना कैची बयान देते हैं, रोचक टाइप की अपनी योजनाओं की घोषणा करते हैं और गायब हो जाते हैं। उनको भरोसा है कि आरएसएस से उनको शायद समर्थन मिलेगा, इसलिए वो शांत हैं। दिक्कत ये है कि अगर योगी आदित्यनाथ आते हैं मोदी जी के बाद में, तो मोदी जी की समस्या ये है कि योगी आदित्यनाथ उस तरह से मोदी जी के आदेश नहीं मानेंगे जैसे कि अमित शाह मानते हैं। अमित शाह की समस्या ये है कि जब तक मोदी जी हैं वो अपने आप को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पे या बड़ी हस्ती के तौर पे नहीं पेश कर सकते, अपनी इमेज नहीं बना सकते। वो अलग से अपनी फोटो के विज्ञापन के लिए खर्चा भी नहीं कर सकते, योगी जी कर सकते हैं। तो दिक्कत ये हो रही है कि वो अपना कद उतना बड़ा बना नहीं पा रहे हैं और अगर वो उतना बड़ा कद बनाने जाएंगे तो संदेश कोई दूसरा चला जाएगा। तो ऐसे में मोदी के बाद कौन वाली जो स्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। और ये जो हाल का घटनाक्रम हुआ और जिस तरह से हिंदू रक्षक वाली इमेज बनाने में योगी जी ने पूरा काम किया है, उसके तहत वो काम प्रधानमंत्री पद पर रह के मोदी जी नहीं कर सकते थे। और धीरे धीरे करके स्थिति यह है कि अभी तो ये तो पक्का हो ही गया है कि भाई मोदी जी के बाद में अगर कोई आएगा तो योगी जी आएंगे। लेकिन योगी अगर और थोड़ा सा जोर लगा देते हैं, एक बेहतरीन परसेप्शन बना लेते हैं, इमेज बना लेते हैं, तो जो इनका वोट बेस है, इनका अपना वोट बेस, उसमें वो 24 के लिए भी कंटेंडर हो सकते हैं। 24 के लिए भी उनका नाम मोदी की जगह आगे किया जा सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसी स्थितियां चाह रहे होंगे कि जरा सा मोदी जी कमज़ोर हों, जरा सा और योगी जी स्ट्रांग हों। तो जिन जिन को ये गुजरात के 2 भाइयों की जोड़ी ने ढक्कन किया हुआ है, जैसे दिल्ली के विजय गोयल हैं, कहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय में वो राज्य मंत्री होते थे, अब वो कभी कभी धरना दे देते हैं, इसके अलावा कोई उनको पूछता नहीं है। अनेक नेता अलग अलग जगहों पे जिनको पूरी तरह से इन लोगों ने साइडलाइन कर दिया है। इंदौर में देखिए वो कैलाश विजयवर्गीय होते थे, एक ज़माने में उनकी तूती बोलती थी, ये लोग उनको एकदम, प्रभात झा, बहुत सारे नेता हैं, वो सब चाहेंगे कि कुछ चीज़ें बदलें तो शायद उनके पॉलिटिकल करियर में कुछ एडिशन हो।
तो जो भी है, ये एक ऐसा सीन है जिसमें अब एक न एक जगह जाकर टकराव की स्थिति बनती है। 2024 में 1 साल बचा हुआ है। इस बीच में ये तय होना है कि 24 का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाए। अभी तक के हिसाब से तो लगता है मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। राजनीति संभव का शास्त्र है। उम्मीद करता हूँ एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।